बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। खेत खलियान कुशल किसान दिन रात करते हैं मेहनत और सालों भर उपजाते हैं विभिन्न प्रकार की फसलें और अनाज। आज के अंक में हम बातें करेंगे गेहूं के बारे में और साथ ही साथ ओल के बारे में। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य की महिलाएं रंगीन मछली पालन के लिए ले सकती हैं आर्थिक सहायता। महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए कृषि उपकरण बैंक के लिए उपलब्ध है अनुदान। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य की जिन महिलाओं को पूर्व में रंगीन मछली पालन का अनुभव है या जिन महिलाओं ने रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण लिया है, उन्हें रंगीन मछली इकाई की स्थापना के लिए सरकार की ओर से 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र शालीमार से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल या कृषक समूह सरकारी अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 6,25,000 है। इसमें 5 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अलावा किसान व्यक्तिगत रूप से भी कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान ले सकते हैं। इसके लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान गर्मी के मौसम में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पत्तेदार सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आप पालक, साग, लाल साग, धनिया पत्ती और मूली जैसे फसल लगा सकते हैं। गर्मी में बाजार में इन फसलों की अच्छी मांग होती है। गर्मी के मौसम में लोग हरी सब्जी में भी पत्तेदार सब्जी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये पेट को ठंडा रखता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसलिए बाजार में इसकी मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के कारण इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। किसान इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ जरूर उठाएं। इसके लिए आप पालक साग, गंधारी साग, धनिया पत्ती और मूली की खेती करें। किसान भाइयों, पत्तेदार सब्जियों में गर्मी के महीने में आप लाल साग जिसे गंधारी या मैरेंथस कहते हैं उसकी खेती आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। धनिया पत्ते की खेती आप कर सकते हैं। मूली की भी आप खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पालक की भी खेती थोड़ी आगात लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा गर्मी होगी तो आप इसकी खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा आगात में लेंगे। हालांकि ऑल ग्रीन जो प्रभेद है वो सालों भर इसका पालक की खेती किया जा सकता है, आप उसका चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो अप्रैल से मई महीने तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। अदरक की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। अदरक के उन्नत प्रभेदों में वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा की उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड शेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में बगैर रासायनिक दवा के हीरा पृष्ठक कीटों की रोकथाम कैसे करें। कीट पतंगे जलती हुई लौ के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर फूल गोभी या पत्ता गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के लिए 3 प्रकाश ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 3 अलग अलग स्थानों पर बाल्टी में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर बल्ब जला दें।
इससे 3-4 दिनों में अधिकांश वयस्क कीट मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 39 दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारी आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको गेहूं की कटाई, भंडारण एवं मड़ाई में रखना है खास ध्यान, किन किन उपायों को अपनाना है ताकि लंबे समय तक हमारी ये फसल सुरक्षित रह सके। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, गुणवत्तापूर्ण गेहूं प्राप्त करने के लिए हमें इसकी कटाई, मड़ाई और भंडारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गेहूं की खेती करने वालों को इसकी कटाई का सही समय क्या होगा, ये जानना अति आवश्यक है। गेहूं की फसलों की कटाई का सही समय तब होता है जब उसकी अवधि पूरी हो जाती है, यानी
जब फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल पकी है या नहीं, इसे जानने के लिए गेहूं के दानों को दांत से काटकर देखना चाहिए। यदि उनसे कट की ध्वनि निकलती है तो फसल कटने के लिए तैयार है। आज हम पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, जहां पर हम जानेंगे कि गेहूं का कटाई, मड़ाई और इसके भंडारण के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर परवेज आलम सर। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे गेहूं की फसल में जब फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसमें दाने भरते हैं, दाने भरने के बाद दाना टाइट होने लगता है। दाना जब टाइट हो जाता है तब वो कलर जो उसका होता है फसल का वो हरा होता है उस समय, है ना। अब ये हरा कलर धीरे 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 पीला होना शुरू होता है और आप देखेंगे कि मार्च के अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो पूर्व पछिया हवा चलती है उसके चलते ये काफ़ी ड्राई हो जाता है और ड्राई होने के बाद ये लगेगा कि आपका जो पौधा है वो पक कर तैयार हो गया है, यानी पूरा पीला हो गया है। तो इस हालत में ऐसा नहीं है कि पौधा पक के पीला दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये पक के तैयार हो गया है, ठीक है। हम इसका एक छोटा सा जांच करते हैं खेत में ही, उससे हम बता सकते हैं कि क्या सही में ये अभी पका है या नहीं पका है। तो करना क्या होता है कि किसान भाई खेत के चारों तरफ एक अपने खेत में घूमेंगे और बीच बीच में से एक आध गेहूं के दाने को निकाल करके अपने दांत के बीच में रखेंगे, ठीक है, और उसको दबाएंगे। जब आपको कट की ध्वनि मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है फसल पक के कटने को तैयार है। ये उस समय नहीं देखना है कि ये पीला है या हरा है ना। अगर कट की ध्वनि मिल रही है इसका मतलब क्या है कि फसल पककर तैयार है, आप उसको यथाशीघ्र वहाँ से काट लें। और अगर पच की ध्वनि मिल रही है तो इसका मतलब है कि अभी पका नहीं है, मतलब मुलायम है दाना को पूरा हार्ड होना चाहिए और वो कट की ध्वनि करे जब दांत के बीच में दबाएं तो आप समझिए कि ये पक के तैयार। फसलों की कटाई के बाद मड़ाई की बारी आती है। इसके लिए मड़ाई स्थल जो सीमेंटेड हो, जहां गंदगी ना हो, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर यहाँ गेहूं के कटे पौधों को सुखा देना चाहिए। फिर उसके बाद उस पर बैलों को चला दें या पटक पटक कर दाने छुड़ाएं या फिर बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल कर दानों को छुड़ाएं। मड़ाई से हम लोग क्या समझते हैं? मड़ाई से मतलब समझते हैं कि जब आप गेहूं फसल को खेत से काट लिए, काटने के बाद कैसे काटते हैं? आप तो ज़मीन से सटा के काटते हैं, तो उसके साथ गेहूं के डंठल और उसकी पत्तियां भी आती हैं, तो वहाँ से हमको दाने को अलग करना है ना। इसी को मड़ाई कहते हैं। तो दाने को अलग करने के लिए वहाँ से खेत से हम निकाल करके इसको एक मड़ाई स्थल पर ले जाते हैं। मड़ाई स्थल कहने का मतलब है वैसा जगह जहाँ जो सीमेंटेड हो, जहाँ पर किसी तरह की गंदगी नहीं हो। मतलब गेहूं के दाने को अगर अलग करें तो कोई दूसरा दाना जो है किसी दूसरे फसल का या मिट्टी के कण या बालू के कण उसमें मिक्स ना हो जाए, इसलिए कहते हैं कि मड़ाई करने के लिए जगह को पहले तैयार करना चाहिए और जगह जब तैयार हो जाए वो सीमेंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे गेहूं के जो कटे हुए जो पौधे जो आपने खेत से कटाई किया है उसको वहाँ पर ले जाके पहले उसको अच्छी तरह से सूखने दें, है ना। जब वो सूख जाए तब या तो किसान भाई 2-3 तरह से मड़ाई करते हैं, या तो उस पर बैलों को चला देते हैं या उसको पटक करके छुड़ाते हैं, या नहीं तो अगर गांव में किसी तरह का मशीन उपलब्ध है मड़ाई से संबंधित तो उसका भी इस्तेमाल करके आप वहां पर मड़ाई कर सकते हैं। मड़ाई के बाद प्राप्त गेहूं के दानों को देर तक संरक्षित रखने के लिए उसका भंडारण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो गेहूं को तैयार करना चाहिए, फिर भंडारण घर को। गेहूं को भंडारण के लिए तैयार करने के लिए उसे धूल कण छाट कर 15 दिनों तक धूप में सुखाना चाहिए। इसके बाद भंडारण घर तैयार करने के लिए सबसे पहले तो पुरानी फसलों के दानों को वहां से बिल्कुल हटा लेना चाहिए। फिर भंडारण घर में नीम या करंज की लकड़ी को जलाकर धुआं कर देना चाहिए। फिर गेहूं के दाने की यहाँ भराई कर देनी चाहिए। भराई करते वक्त बीच बीच में नीम के पत्तों को रखना चाहिए। ऐसा करने से गेहूं के दाने बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेंगे, जिससे किसानों का नुकसान नहीं होगा। अब हम आते हैं भंडारण वाली जगह को कैसे तैयार करेंगे। तो भंडारण वाली जगह को तैयार करने के लिए उसको सबसे पहले जो उसमें पहले से जो भंडारण की हुई जो भी
फसल के दाने थे उसको अच्छी तरह से खाली कर लेंगे। उसमें फिर चूना और गोबर का और मिट्टी का लेप बना के उसको अंदर से लेप देंगे, ठीक है, सूखने देंगे इसको। अब क्या होता है कि चूँकि वो सूरज के रोशनी में तो आता नहीं है कभी, वो बिल्कुल डार्क रहता है, तो उसमें ये संभावना रहती है कि उसमें बहुत सारे जो अंधेरे में पनपने वाले जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो वहाँ पर पनप सकते हैं। अगर उसी कीटाणु के साथ आप गेहूं के दाने को वहाँ पर स्टोर करेंगे, भंडारण करेंगे, तो क्या होगा, आपका सारा गेहूं का दाना खराब हो जाएगा। तो उसको ये निश्चित हमको करना पड़ता है कि ये जो जगह है ये कीटाणु यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का विषाणु बिल्कुल नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पर खूब नीम की लकड़ी या करंज की लकड़ी का जला करके खूब धुआं करेंगे हम लोग कोठे के अंदर। धुआं करने से क्या होगा कि इनके जो धुआं करने से जो विषाणु कीटाणु के जो अंडे हैं, लार्वा हैं, वो सब वहाँ पर ख़राब होकर के बर्बाद हो जाएंगे। और उसको पूरी तरह से सैनिटाइज जब हम कर लेंगे तब आपका कोठा तैयार हो गया इसके लिए, भंडारण के लिए। अब जब ये भंडारण के लिए तैयार हो गया तो जो हमने बताया कि गेहूं के दाने को धूप में 10 दिन सुखाना है, 10 से 12 दिन, उस दाने को वहाँ से ले करके इसमें अब हम भरना शुरू करेंगे, ठीक है। और भरने के क्रम में हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में मतलब इतना दूर भरे, उसमें कुछ हम लोग सूखी हुई नीम की पत्तियाँ को वहाँ पर डाल दें, है ना। ये इसलिए डलवाते हैं कि ताकि किसी तरह का उसमें किसी तरह का नीम का पत्ती जो है बहुत तरह के कीटाणु को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक ना। तो इस तरह से डाल करके पूरे कोठी को भर देंगे। और भरने के बाद तब आती है बारी उसको सील करने की। सील का करने का मतलब है कि सील इस तरह से करना है, सील का मतलब है कि बंद करना। बंद ऐसे करना है कि ना बाहर की हवा अंदर आ सके, ना अंदर की हवा बाहर जा सके, मतलब एयर टाइट करना है। तो इस तरह से अगर आप भंडारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गेहूं जब बहुत दिन के बाद भी आप खोलेंगे तो वो बहुत ही अच्छे हालत में है और दाने नुकसान नहीं होंगे। इस तरह से वैज्ञानिकों के कहे अनुसार हम गेहूं की कटाई, मड़ाई और भंडारण पर ध्यान दें तो हम गेहूं की अच्छी फसल भी ले सकते हैं और उसे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब हम बातें करने जा रहे हैं ओल की उन्नत खेती व उसके प्रभेद के बारे में। आपको तो पता ही है कि ओल ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी काफी मांग में रहता है, तो क्यों ना इस फसल को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक उपजाया जाए। तो इसके लिए हमें उसका उन्नत प्रभेद और उसके उन्नत खेती के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो बिना देर के चलिए आपको बताते हैं। ओल यानी जिमीकंद एरेसी कुल का सर्वपरिचित पौधा है। इसमें पोषक तत्वों के साथ साथ अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में लोग इसकी खेती ज़माने से करते आ रहे हैं। ओल की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें इसके प्रभेद के चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। अपने झारखंड प्रदेश में ओल का गजेंद्र किस्म खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ओल को लगाने का उपयुक्त समय एक तो मार्च से मई तक का होता है तथा दूसरा जून जुलाई का होता है। ओल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। ओल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन अम्लीय मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है। भाई आप खेती करते चले आ रहे हैं और अनेक सब्जियों फसलों की खेती कर रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख फसल है ओल। ओल की खेती आप कैसे करेंगे और क्या क्या प्रभेद होनी चाहिए इसके, जिससे आपको मुनाफा मिल पाए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जहां आज हमारे साथ है डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी, जो हमें बताएंगे कि ओल की उन्नत खेती कैसे आप करें और इसका प्रभेद का चुनाव कैसे करें। ओल की खेती के लिए प्रभेद का चयन, ओल का खेती जब आप करेंगे तो जो उन्नत प्रभेद है उसमें गजेंद्र बहुत अच्छा प्रभेद है, आप इसका चयन कर सकते हैं। श्री पद्मा है, कुसुम है, इस तरह के कुछ और प्रभेद है जिसका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में खासकर झारखंड में गजेंद्र ओल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और गजेंद्र ओल को हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। इसके बीज भी बहुत सारे किसानों के पास उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। अब है इसका जो लगाने का टाइम है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे आप 2 समय पे लगा सकते हैं। एक तो मार्च से लेकर मई तक लगा सकते हैं, दूसरा आप जून जुलाई में इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो ओल की बुआई मार्च से मई के बीच की अवधि में कर दें। सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने पर
इसकी बुआई जून जुलाई के महीने में करना उचित होगा। ओल की खेती के वक्त जल निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा अधिक वर्षा के कारण इसमें कॉलर रूट जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण पत्तों में भूरे भूरे धब्बे दिखाई देंगे। इसकी दवा बाजार में उपलब्ध है, अतः उसकी अनुशंसित मात्रा में घोल बनाकर पौधों में छिड़काव करने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कॉलर रूट से बचाव के लिए बेवेस्टीन या ब्लू कॉपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब है कि सिंचाई का साधन है तो आप मार्च में लगा दें और अप्रैल में लगा दें या मई में लगाएं। सिंचाई का साधन नहीं है तो कोई बात नहीं, और सिंचित अवस्था में भी आप ओल की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसके लिए आप जून जुलाई में लगाएंगे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। जुलाई अगस्त के महीने में जब अधिक वर्षापात होता है, वैसे समय में अगर जल जमाव होगा तो फिर इसमें धड़ सड़न रोग होगा, उसको कॉलर रॉट हम लोग कहते हैं। ये समस्या आएगी, पूरा पौधा का पीला हो जाएगा, उसका डंठल और पत्ते, और वे पौधे किनारे से ख़त्म होते चले जाएंगे। दूसरा, कभी कभी जब वातावरण में नमी रहती है, बारिश होती है, तो अगस्त सितंबर के महीने में पत्ते में भूरे भूरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं। अगर ऐसा भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे किसान भाइयों, तो आपको मैंकोजेब नाम की दवा आती है, इंडोफिलियम 45 है, उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के 10-10 दिनों पे 2 छिड़काव करेंगे, पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। अगर धड़ सड़न हो रहा है, पीला होके पूरा पौधा का आप देखेंगे पूरा तना उसका ज़मीन में गिर रहा है, इस तरह की स्थिति हो रही है, तो जैसे पीला होना शुरू हो आपके पौधा, आप समझ लें कि इसमें धड़ सड़न रोग स्टार्ट हो गया। ओल के बीज का वजन रोपाई के समय 250 से 500 ग्राम होता है। यदि इसका वजन उससे ज़्यादा हो तो उसे काट कर रोपना उचित होता है। बीज को रोपने से पहले उसका उपचार करना बेहतर होता है। रोपाई से पहले खेत की तैयारी करना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और मिट्टी को पूरी तरह साफ कर समतल बना देना चाहिए। इसके बाद मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उसमें प्रति गड्ढा 2 किलोग्राम कंपोस्ट डालना चाहिए, और यदि मिट्टी अधिक अम्लीय है तो 50 ग्राम चूना का भी प्रयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद का प्रयोग करते वक्त पोटाश की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। करने के बाद जब आप उसको 2-4 टुकड़ा कर दे रहे हैं, तो उसके बाद बीज को उपचारित करना आप हरगिज ना भूलें। आप 1 ग्राम बेविस्टिन का घोल बना लें और बड़े टब में उसको रख लें, और 15 से 20 मिनट तक, अधिकतम 30 मिनट तक, आधे घंटे तक मैक्सिमम, कम से कम 15 मिनट आप उसको उसमें डुबो के रखें। फिर इसको निकाल के छायादार जगह पर रख दें। पानी जब सूख जाए फिर आप उसको रोपाई के लिए इस्तेमाल करें। अब खेत की तैयारी कैसे करें? आपको गहरी जुताई करनी है, मिट्टी पलटने वाले हल से आपकी जुताई करनी है। अगर कंकड़ पत्थर कुछ भी है, या कोई जड़ है, कोई झाड़ी या कोई पौधे का है उसमें, तो सारे जड़ों को हटा देना है, कंकड़ पत्थर को हटा देना है, समतल कर लेना है, और उसको छोटे छोटे गड्ढे खोदने हैं। 45 बाय 45 सेंटीमीटर का 1.5 फीट के लंबाई चौड़ाई गहराई का आप गड्ढा खोदेंगे, और कतार से कतार 90 से 1 सेंटीमीटर रखेंगे, और पौधे से पौधा आप 50 से 60 सेंटीमीटर रखेंगे। और इन गड्ढों को खोदने के पश्चात आप क्या करेंगे, प्रति गड्ढा 2 केजी के हिसाब से आप कंपोस्ट उसमें डालेंगे। अधिक अम्लीय मिट्टी है तो प्रति गड्ढा 50 ग्राम के आसपास आप प्रति गड्ढा में चूना भी प्रयोग करेंगे, और अम्लीयता थोड़ी कम है, अम्लीय मिट्टी में ये अच्छा करता है, तो चूना देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब कंपोस्ट जो डाल रहे हैं आप, वो प्रति गड्ढा के हिसाब से डालेंगे। ये ध्यान रखेंगे प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन कंपोस्ट की आवश्यकता होगी। अगर आप वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो उसकी मात्रा 3 से 4 टन होगी। अब मैं बताऊं कि आप इसमें जो रासायनिक उर्वरक डालेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा पोटास। आप 60 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 100 से 120 केजी तक आपको पोटास डालना पड़ेगा, क्योंकि अधिक पोटास की आवश्यकता है इस फसल में। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना होगा। और ये जो रासायनिक खाद की मात्रा है, इसको बराबर मात्रा में प्रति गड्ढे के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको देना होगा। गड्ढे की भराई करेंगे और पौधे की आप रोपाई कर देंगे। किसान भाइयों, ओल की गर्मा खेती के साथ साथ अंतर फसल के रूप में बोदी या दूसरे पत्तेदार सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। इससे आप अपनी भूमि का सदुपयोग कर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कि आप इसमें अंतः फसल के रूप में गर्मा में बोदी की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे पत्तेदार सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको निकलने में 1.5 महीना 2 महीना लगेगा।
समझे, या फिर और भी टाइम लगेगा, महीनों लग जाता है। तो आप इसके ऊपर में ओल की बुआई कर ले, ऊपर में आप बोदी की खेती कर दें, या फिर आप क्या करें, दूसरे पत्तेदार सब्जी कोई भी है, पालक की खेती कर सकते हैं, लाल साग की खेती कर सकते हैं, मूली की खेती कर सकते हैं, धनिया पत्ता की खेती कर सकते हैं। आप आराम से उसके ऊपर खेती करें। जब ओल निकलना होगा निकल जाएगा, फिर ओल के पौधे के आसपास के पौधे को हटा देंगे पहले, फिर बीच में आप खेती करते रहें, और जब बरसात तक आप इसका खेती होगा, फिर बरसात में इसका फसल तेज़ी से बढ़ेगा, फिर आप दूसरी फसल की खेती आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आप अंतर फसल के रूप में सब्जी, पत्तेदार या बोदी की खेती कर सकते हैं, और ओल को आप सफलतापूर्वक लगा के इसका आप कर सकते हैं। और अधिक से अधिक 25 से 30 टन तक प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभेद के चयन में मैंने कह दिया, गजेंद्र सबसे बढ़िया है, सुषमा नाम का प्रभेद है, श्री पद्मा है, इनमें से किसी का भी चयन करें, लेकिन गजेंद्र उपलब्ध है और बहुत अच्छा है, बाज़ार में बहुत अच्छे से बिकता भी है। अचार के लिए भी या सब्जी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। विभिन्न हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, पर्व त्यौहार है, उसमें इसका इस्तेमाल भी होता है। किसी विशेष मौके पर लोग ओल की सब्जी खास कर खाते हैं, इसलिए इसका आप खेती करेंगे तो अधिक आप लाभ कमा पाएंगे। किसान भाइयों, ओल का उपयोग सब्जी तथा औषधि दोनों के रूप में किया जाता है, अतः इसकी मांग बाजार में बहुत अधिक है। यदि वैज्ञानिकों के मार्ग पर चलकर इसकी खेती की जाए तो इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफी पसंद आया होगा और आप हमारे बताए गए उपायों को अवश्य अपनाएंगे। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। जाने से पहले आप हमारा पता लिख ले। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।